हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए केमिस्ट्री की क्लास को हम और आगे पढ़ते हैं। इससे पहले के वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था उन टॉपिकों को एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इससे पहले के टॉपिक में हम लोग उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ रहे थे। 4 प्रकार के होते हैं, उनसे संबंधित सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। अभी हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को हमने पीछे पढ़ा है, जिसका नाम है एंजाइम उत्प्रेरण। ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, इसके संदर्भ में हमने आपको बताया है, इसकी परिभाषा भी बताई है। एंजाइम उत्प्रेरक, चलिए देखते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरक होते क्या हैं। तो एंजाइम उत्प्रेरक की परिभाषा ये होती है कि वे उत्प्रेरक जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, वे उत्प्रेरक जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। और एंजाइम उत्प्रेरक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्लस H2, इसे आप पहचान रहे हैं, ये आपका शक्कर है। जब हम शक्कर की क्रिया जल के साथ कराते हैं, ये आपका चीनी हो गया और ये आपका जल हो गया, और इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक होता है इन्वर्टेस। जब इस अभिक्रिया में इन्वर्टेस रखा जाता है तो हम ये देखते हैं कि यहां से सुक्रोज तथा फ्रैक्टोज, ये आपका जो चीनी है सुक्रोज तथा फ्रैक्टोज में टूट जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहां इस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो आप इन्वर्टेस देख रहे हो, ये इन्वर्टेस उत्प्रेरक कहलाता है, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाता है। और एंजाइम उत्प्रेरकों की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो चलिए हम आज के अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है उत्प्रेरकों की सक्रियता। उत्प्रेरकों की सक्रियता। उत्प्रेरकों की सक्रियता क्या होता है? उत्प्रेरकों की सक्रियता इसी टॉपिक के संदर्भ में हमको पढ़ना है, जानना है। तो उत्प्रेरक क्या है, इनसे भली भांति परिचित हो गए हैं हम लोग। उत्प्रेरक के जो प्रकार हैं उनसे परिचित हो गए हैं हम लोग। तो अभी हम देखेंगे कि उत्प्रेरकों की सक्रियता क्या होती है। देखिए, किसी उत्प्रेरक के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की क्षमता, किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वेग को बढ़ाने की जो क्षमता होती है, यही क्षमता उत्प्रेरकों की सक्रियता कहलाती है। बात समझ में आई? एज एग्जांपल देखते हैं। जैसे जब आप H2 की अभिक्रिया O2 के साथ करते हैं बिना किसी बाहरी रासायनिक पदार्थ के, तो आप ये देखते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। बात समझ में आई? जब हम हाइड्रोजन के 4 अणु को लेकर के ऑक्सीजन के 2 अणु को लेकर के हम जल बनाना चाहते हैं और कोई बाहरी रासायनिक पदार्थ नहीं रखते हैं, अर्थात यहाँ उत्प्रेरक का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। मतलब मेरे कहने का मतलब होती तो है, लेकिन बहुत धीमी होती है, जो ना के बराबर होता है लगभग। बात समझ में आई? अच्छा, इसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम इस परिस्थिति में करें तो हम देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत जल्दी जल बना लेती है और बाद में प्लेटिनम Pt हमारा जैसे होता है उसी रूप में हमको वापस मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जब हमारा बाहरी पदार्थ जिसे हम उत्प्रेरक कहेंगे,
ये उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ाने की क्षमता रख रहा है, इसी बढ़ाने की क्षमता को हम लोग उत्प्रेरकों की सक्रियता कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो उत्प्रेरकों की सक्रियता क्या है? किसी उत्प्रेरक के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की क्षमता उत्प्रेरकों की सक्रियता कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जैसे एज एग्जांपल आपके सामने है, जैसे ये हो गया 2s2 हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल और हमारा जो ऑक्सीजन है इसके 2 मॉलिक्यूल। बिना किसी उत्प्रेरक के जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट बहुत धीमा बनता है, लगभग ना के बराबर बनता है। लेकिन जब इसी रासायनिक अभिक्रिया में हम Pt अर्थात प्लेटिनम रख देते हैं तो ये प्लेटिनम क्या करता है, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और ये जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है ये बहुत जल्दी आपस में क्रिया करके हमको जल दे देते हैं। बात समझ में? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब प्लेटिनम रखा गया है तो ये रासायनिक अपक्रिया की जो दर है ये बढ़ गई, और रासायनिक अपक्रिया की दर किसी उत्प्रेरक के द्वारा बढ़ाने की क्षमता को ही हम लोग उत्प्रेरकों की सक्रियता कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता। वर्णात्मकता, चयनात्मकता या वर्णात्मकता। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता। ठीक है, क्या होता है उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता? इसकी परिभाषा को पहले सुनते हैं फिर समझते हैं। देखिए, किसी उत्प्रेरक के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक निश्चित उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करना। किसी उत्प्रेरक के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक निश्चित उत्पाद के लिए प्रेरित करना कि नहीं तुम यही उत्पाद बनाओ। अगर कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार काम कर रहा है कि वो जबरदस्ती उस रासायनिक अभिक्रिया से एक निश्चित प्रोडक्ट बनवा रहा है, तो ये जो उत्प्रेरकों की क्षमता होती है, एक निश्चित उत्पाद बनाने की जो क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता। अर्थात इसका मतलब ये है कि यहाँ ये खुद जो हमारे उत्प्रेरक होते हैं, ये उत्प्रेरक खुद डिसाइड करते हैं, खुद चयन करते हैं कि हमको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब कोई उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक निश्चित उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करता है तो इसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता। बात समझ में आई? एक बार परिभाषा को अगेन देखिए। उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता क्या होती है? उत्प्रेरकों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक निश्चित उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता उत्प्रेरकों की चयनात्मकता या वर्णात्मकता कहलाती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 पार्ट पढ़ने हैं। आपका जो पहला पार्ट है ये पार्ट उत्प्रेरक है, और दूसरा जो पार्ट है जिसमें हम लोग अधिशोषण और कोलाइड पढ़ेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अधिशोषण क्या होता है उनसे संबंधित सारी बातों को पढ़ना है, कोलाइड क्या है उनसे संबंधित बातों को पढ़ना है। तो अब हमारा जो उत्प्रेरक वाला पार्ट था ये पूरी तरीके से यहाँ समाप्त होता है, और अभी आज जो हम पढ़ेंगे हमारा इसका अगला पार्ट जिसका नाम है अधिशोषण। ठीक है, चलिए देखिए। हमारा अगला भाग है अधिशोषण। चलिए पहले तो हम अधिशोषण की परिभाषा सुनते हैं। देखिए, अधिशोषण की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई बाहरी पदार्थ या जब कोई पदार्थ जो गैसीय अवस्था में है या फिर विलयन की स्टेज में है, जब ऐसे कोई पदार्थ किसी ठोस अवस्था वाले पदार्थ में जा करके में पहुंच करके उनकी सांद्रता में परिवर्तन कर देते हैं।
मेरे कहने का ये मतलब है कोई पदार्थ हो और ये पदार्थ या तो गैसीय हो या तो विलयन की अवस्था में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, और ये पदार्थ जब किसी ठोस की सतह में पहुंचकर ठोस के सांद्रण में जब परिवर्तन कर देते हैं तो ये जो घटना होती है, जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते इसे। जैसे मान लीजिए आपका ये कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है ये, या इसको स्पंज मान लीजिए, जैसे स्पंज जो फॉर्म होता है सोक्ता जिसे आप लोग समझते हैं, ये हो गया, ठीक है। जो स्पंज होता है आप जानते हैं कि स्पंज में ढेर सारे छिद्र होते हैं, करोड़ों सैकड़ों छिद्र होते हैं आपके स्पंज में। अब जब पानी या विलयन ले लीजिए, कोई विलयन के रूप में जैसे आप शरबत ले लो या कोई भी विलयन ले लो, आप जब उस विलयन को इन स्पंजों की सतहों पर डालते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो पानी जो है वो जा करके हमारे स्पंज जो है इनके बीच में जो छोटे छोटे जगह होती हैं, जो खाली स्थान होता है, उन खाली स्थानों में भर जाता है। पानी जो होता है इन खाली स्थानों में भर जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही पानी इसकी सतह में, इसके संपूर्ण जालक में फैल करके अंदर प्रवेश करके इनकी सतहों में जुड़ जाता है, तो इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या होता है? जब कोई पदार्थ जो या तो विलयन की अवस्था में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है, या गैसीय अवस्था में, जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है या फिर लिक्विड अवस्था में होता है, ऐसे पदार्थ जब किसी ठोस अवस्था की सतह पर या ठोस पदार्थ की सतह से जुड़कर उनके सांद्रण में परिवर्तन कर देते हैं, तो यह प्रक्रम, यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। एक बार लैंग्वेज फिर से देखिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या लिक्विड अवस्था में हो या गैसीय अवस्था में हो, किसी ठोस अवस्था के पदार्थ की सतह से जुड़ करके उनके सांद्रण में परिवर्तन कर देते हैं, उनकी सतहों में जुड़ करके उनके संपूर्ण जालक में प्रवेश करके उनके सांद्रण में परिवर्तन कर देते हैं, उनकी मात्राओं में परिवर्तन कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। बात समझ में? अब देखिए, जो पदार्थ बाहर से आकर के किसी पदार्थ के संपूर्ण जालक में प्रवेश करता है, जिस पदार्थ के द्वारा हमारे ठोस पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन आता है, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं अधिशोषित पदार्थ। क्या कहते हैं? अधिशोषित पदार्थ। और जो सांद्रण में परिवर्तन करता है, मतलब जिसमें होता है सांद्रण में परिवर्तन, उसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। क्या कहते हैं? अधिशोषक। बात समझ में? अब इसका पूरा का पूरा एक मिलता जुलता, इसके परिभाषा से मिलता जुलता एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि अधिशोषण क्या होता है। देखिए, जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी आपका एक ठोस पदार्थ है, इस लकड़ी पर आप पानी गिरा दो। जैसे ये लकड़ी हो गया, आप इसमें पानी गिरा दो। पानी गिरने के बाद लकड़ी का जो जालक होता है, लकड़ी का जो जालक होता है, पानी की कुछ मात्रा उन जालकों में प्रवेश कर जाती है। बात समझ में? तो पानी की कुछ मात्रा क्या होती है? लकड़ी के जालकों में प्रवेश कर जाती है। बात समझ में? अच्छा, ये जो प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने से हमारे जो लकड़ी है इसके सांद्रण में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, सांद्रण में परिवर्तन हो जाएगा, मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे परिवर्तन होने का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे अभी हमने एक स्पंज का उदाहरण दिया। स्पंज में पहले जब उस पर पानी नहीं पड़ा था तब तो वो बहुत हल्का था, लेकिन जब उस पानी के कण आकर के वहां बैठ गए, मतलब अधिशोषण की घटना हो गई, तब उसका वजन अधिक नहीं हो गया? हो गया ना? उसका डेंसिटी अधिक नहीं हो गया? हो गया। बात समझ में? तो वही यहाँ सांद्रण का परिवर्तन का मतलब हो गया। तो पानी जो है, ये पानी हमारे इस लकड़ी में आकर के अधिशोषित हो रहा है, मतलब इसके संपूर्ण जालक में प्रवेश कर जा रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब इस परिस्थिति में ये जो प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अधिशोषण। क्या कहेंगे? अधिशोषण। और मैंने अभी बताया कि जो पदार्थ आकर के जुड़ता है सतहों पर,
उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं अधिशोषित। तो कौन आकर जुड़ रहा है, पानी जुड़ रहा है कि लकड़ी जुड़ रहा है? पानी लकड़ी में घुसा है, बात समझ में आई? तो पानी हो गया अधिशोषित पदार्थ। और कौन किसमें अधिशोषण की घटना हो रही है? लकड़ी में, तो लकड़ी हो गया हमारा अधिशोषक। बात समझ में आई? ठीक है। तो अधिशोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस या विलयन की अवस्था में होता है और ये पदार्थ किसी ठोस अवस्था के पदार्थ के सांद्रण की सतह में जुड़ करके कि जालकों में प्रवेश करके उनके सांद्रण में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं? अधिशोषण। बात समझ में आई? अब इसके बाद का जो टॉपिक है इसका मतलब होता है जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का अगला पार्ट ये है अधिशोषण के प्रकार, कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अधिशोषण जो होते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ये दो प्रकार के हमारे अधिशोषण होते हैं। पहला होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक और शोषण क्या है, पहले इसको समझ। तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है, सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। देखिए, भौतिक अधिशोषण में जैसे आपको तो ये पता है कि जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थों का निर्माण कणों से होता है, और ये जो कण होते हैं ये कण एक दूसरे से वान डेर वाल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब कोई अधिशोषित पदार्थ किसी अधिशोषक के संपूर्ण जालक में प्रवेश करके जैसे भौतिक अधिशोषण की घटना करते हैं। भौतिक अधिशोषण की घटना करने का मतलब हो गया यहाँ पे कि वान डेर वाल आकर्षण बल को प्रभावित जब करते हैं। बात समझ में? जब कोई अधिशोषित पदार्थ किसी अधिशोषक के सांद्रण में परिवर्तन करता है, और सांद्रण में परिवर्तन करने का मतलब हो गया कि इनके वान डेर वाल आकर्षण बल को जब प्रभावित करता है, तो इस प्रकार के अधिशोषणों को हम लोग कहते हैं भौतिक अधिशोषण। बात समझ में आई? ठीक है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? देखिए, जब कोई अधिशोषित पदार्थ किसी अधिशोषक के संपूर्ण जालक में प्रवेश करके उनके रासायनिक सहसंयोजक बंधों को प्रभावित करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। बात समझ में आई? ठीक है। तो अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका भौतिक अधिशोषण, दूसरा आपका रासायनिक अधिशोषण। तो वह अधिशोषण जिसमें हमारा जैसे वान डेर वाल आकर्षण बल को जब प्रभावित करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण का मतलब होता है जिसमें हमारा जैसे सहसंयोजक बंधों के द्वारा भी हमारे जब कण जुड़े होते हैं, तो उन सहसंयोजक बंधों को जब प्रभावित होता है जिस अधिशोषण से, उस अधिशोषण को हम लोग कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। बात समझ में आई? ठीक है। तो अधिशोषण में बस इतना ही पढ़ना है हमको। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा उस टॉपिक का नाम है कोलाइडी। कोलाइडी इसके रेफरेंस में पढ़ना है। देखिए, कोलाइडी क्यों पढ़ना है हमको, इसका रीजन पहले समझ लीजिए। कोलाइडी जो है एक्चुअली इसमें हम जितने टॉपिक पढ़ेंगे उन टॉपिकों को पढ़ने का रीजन बस इतना है, पदार्थों का वर्गीकरण। हम पदार्थों को विलय और विलाय के आधार पर कितने रूपों में बांट सकते हैं, इसी टॉपिक को पढ़ना हमको। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे ग्राहम, तो उन्हीं के विवेक से हमें इस कोलाइडी के विषय में पढ़ना है। तो इसके विषय में हम कल पढ़ते हैं। आज के जितने टॉपिक हैं, अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएंगे, हम उन्हें अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो कोलाइडी से संबंधित सारी बातों को हम लोग कल पढ़ते हैं, और कोलाइडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए, सिस्का।